कल हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में, कौन सा, एक तो टाइम पीरियड और एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन, अपने ऑर्बिट का एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज द टाइम पीरियड। हमने देखा है टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई rn और वेलोसिटी हो जाएगा vn। rn और vn की जो वैल्यू हमने बीएमए में निकाली थी, हमने वो पुट कर दी और हमारा जो टाइम पीरियड आया वो आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, देखो जितना ज्यादा n होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या होता है n³/z²। जबकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1/t, तो फिर ये हो जाएगा z²/l³। मैंने बोला था जो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो रेशियो से रिलेटेड होते हैं, तो फिर ये जो दो टर्म्स है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो डुअल नेचर ऑफ, इससे पहले हमने देखा था डुअल नेचर, किसका डुअल नेचर देखा था हमने, इससे पहले हमने डुअल नेचर किसका देखा था, लाइट का देखा था। अब हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसका मास हो, ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज मैटर। तो हम देख रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर, हाँ सबका डुअल नेचर होता है। मैंने क्या बोला था, सबका डुअल नेचर होता है। इवन इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ चॉक पीस, ठीक है, उसको अगर मैं फेंकूं, ठीक है, या ये पेन है, इसको मैं अगर फेंकूं तो ये आपको दिखेगा स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक पेपर का पीस फेंकूं तो आपको क्या दिखेगा, वो लहराते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यही मतलब है कहने का कि हर मैटर का भी क्या हो सकता है, एक पार्टिकल नेचर हो सकता है और एक वेव नेचर हो सकता है। मतलब हर मैटर का क्या होता है, डुअल नेचर होता है। और ये किसने बोला था, आइंस्टाइन ने, नाम तो सुना होगा आइंस्टाइन का, ठीक है, महान साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन। और उन्होंने ये बोला था कि हर एक मैटर का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर। और इसी से उन्होंने, आइंस्टाइन ने कौन सा सबसे फेमस कौन सा दिया था फॉर्मूला, E is equals to mc²। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ये था E is equals to mc², ठीक है, where c is the speed of light। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था, यही चीज लाइट के लिए बोली थी, क्योंकि mc² is c is the speed of light। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला था, लाइट के लिए बोली थी कि लाइट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, डुअल नेचर का होता है। मतलब इट बिहेव्स एज E is equals to mc² के अकॉर्डिंग इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल एंड E is equals to hc/λ के अकॉर्डिंग इट बिहेव्स एज अ वेव। ये बता रहा है आपका वेव नेचर और ये बता रहा है कौन सा, पार्टिकल नेचर। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि दोनों क्या होता है, कोई भी जो फोटोन है या कोई भी लाइट है, इट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो फिर दोनों एनर्जी भी सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E is equals to mc² is equals to hc/λ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नेचर शो कर रहा है हमारा लाइट, ठीक है। अभी बस समझो, तो ये क्या हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लैम्डा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, h/mc, where m is the mass of photon and c is the speed of light। क्यों, क्योंकि जो फोटोन है वो किससे ट्रैवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से, h is the Planck's constant। ये बात समझ में आई, ये बात किसने बोली थी, आइंस्टाइन ने, ठीक है। दिस वाज सजेस्टेड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। आगे समझ लो, लिखेंगे अभी हम। आइंस्टाइन ने ये बात बोली किसके करस्पॉन्डिंग, लाइट के करस्पॉन्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू लाइट। आइंस्टाइन का सेम चीटिंग करके, मतलब इन्होंने लाइट के करस्पॉन्डिंग बोली, एक साइंटिस्ट आए डी ब्रॉय, ठीक है, इसको बोलते हैं, वैसे तो इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है ये साइंटिस्ट का डी ब्रॉय, ठीक है, लेकिन हम इंडियंस हैं, हमें बहुत मजा आता है दूसरे का नाम बिगाड़ने में, हम बोलते हैं इसको डी ब्रॉगली। क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली। और किसी को शो ऑफ करना है तो डी ब्रॉय भी बोल सकते हो, ठीक है।
सो डी ब्रॉय ने अपनी हाइपोथेसिस दी आइंस्टाइन के इस पे, ठीक है। डी ब्रॉय ने क्या बोला कि जितने भी मैटर होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर का होता है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय ऑल द मैटर्स हैव डुअल नेचर। और अगर कोई मैटर की बात कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, आपका E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। E इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली c तो लाइट के लिए हो गया, तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा, E अपॉन h अपॉन mv, ठीक है। सेम चीज क्या बोल दी थी डी ब्रॉगली ने, और उन्होंने क्या बोला था कि हर मैटर का भी क्या होता है, डुअल नेचर होता है, और डुअल नेचर के अकॉर्डिंग लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन mv, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लैम्डा क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डीबीडब्ल्यू में बोल रही हूँ, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इतनी बात समझ में आई। अब देखो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ले लो, लेट इट बी अ मूविंग कार, लेट इट बी अ मूविंग, हाँ आइंस्टाइन ने किस में दिया था, इन दोनों को लाइट के अकॉर्डिंग बोला था कि क्या था, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है। और डुअल नेचर E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, हमने दोनों पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को मिला दिया तो हमारा ये आ गया लैम्डा, ठीक है। और डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, डुअल नेचर का बोला था, ठीक। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, लेट इट बी कार, ठीक है, कार एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ट्रेन ले लो, बस ले लो, आप क्या ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस पेन को फेंकती हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m हैविंग वेलोसिटी v, इट बिहेव्स एज अ वेव, ठीक है, ये बोला था डी ब्रॉगली ने। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसमें आइंस्टाइन के का लिखेंगे, आइंस्टाइन का लिखो। Einstein suggested that light behaves as wave as particle। एनसीईआरटी में आपका यही चीज दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो उसने वही कही थी, मैं इसको डी ब्रॉगली के साथ करती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। सो आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट लाइट बिहेव्स एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है। दैट मीन्स इट हैज अ डुअल कैरेक्टर, and in a similar way डी ब्रॉय ने क्या प्रपोज किया कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है क्योंकि उसका कोई मास है, ठीक है, एंड इट इज अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली, तो ये किसके तरह बिहेव करता है, एक मटेरियल की तरह भी बिहेव करता है, and it also behaves as a wave. So de Broglie suggested that after Einstein, de Broglie suggested that electron behaves as material as well as wave. तो यहां से मैं मास ऑफ फोटोन निकाल सकती हूँ, मास ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, h बाय लैम्डा सी। मोमेंटम ऑफ फोटोन निकाल सकती हूँ, मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू v, फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो मैं मोमेंटम ऑफ फोटोन भी निकाल सकती हूँ, mv इज इक्वल टू या फिर mc, फोटोन की बात करें तो mc हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, h बाय लैम्डा। तो इस फॉर्मूले से हमने ये तीन चीजें निकाली, एक तो वेवलेंथ निकाली, एक मास ऑफ फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। सिमिलरली डी ब्रॉगली ने इसके लिए क्या निकाला, लैम्डा को क्या बोल दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और फिर mv क्या हो जाएगा, मोमेंटम, ठीक है। लिखेंगे इन अ सिमिलर वे डी ब्रॉगली प्रपोज दैट when particles are in motion,
when particles are in motion, they also generate wave. They also generate waves. अब मुझे बताओ, जो फोटोन वेव्स जनरेट कर रहा था, उस वेव का नाम हमने क्या बोला था, या उस रेडिएशन का नाम हमने क्या बोला था? जो लाइट से रेडिएशन निकल रही थी, जो लाइट से रेडिएशन निकल रही थी, वो किस रेडिएशन में फॉल करती है? दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें? हम किसी मटेरियल की बात करें, और यहाँ पे हम ये बात बोल रहे हैं कि जो मटेरियल है वो भी वेव जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पे जो वेव होंगी वो होते हैं मटेरियल वेव्स, ठीक है। इन मटेरियल वेव्स या मैटर वेव्स कहते हैं उनको, वेव्स नोन एज मैटर वेव्स। दोनों अलग अलग तरह के वेव्स हैं, लेकिन है तो वेव्स ही, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं, जो मटेरियल से, जो मैटर से वेव्स निकलती है उनको मैटर वेव्स कहते हैं, और जो लाइट से निकल रहे थे या फिर जो कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकल रहे थे उसको ये मानते हैं, ठीक है। एंड वेवलेंथ associated with the matter waves is known as, वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। known as de Broglie wavelength, जिसको मैं dBW से प्रेजेंट करूँ, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि कार मूव कर रही है, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा कि वो वेव नेचर शो कर रहा है, हमें नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना? क्यों? मुझे बताओ, कार का वेट कितना होता होगा? कार का वेट कितना होता है? 1 टन तो होता होगा, मतलब 500 kg या हाफ टन, ठीक है। तो जितना ज्यादा मास बढ़ता जाएगा, क्या आपको दिखता जाएगा, उतना ज्यादा लैम्डा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो जो कार से जो वेव जनरेट होंगी वो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा वो इतना स्मॉल होगा कि वो आपको दिखेगा नहीं नेकेड आई से। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है? मैंने बोला था याद रखने को, 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। अब उसका मास इतना कम है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आएगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और वो क्या हो सकता है, हम उसको अपने आंखों से तो नहीं, लेकिन उसको एटलीस्ट माइक्रोस्कोप में, एडवांस माइक्रोस्कोप में हम उसको, उससे जनरेट किया हुआ वेव्स देख सकते हैं, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने कह तो दिया था कि ये जो वेवलेंथ है ये सभी मैटर पे होगा, लेकिन हम ऑब्जर्व किसका किसका कर सकते हैं? हम ऑब्जर्व सिर्फ माइक्रो पार्टिकल्स का कर सकते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गए। तो सिर्फ उनका, जिनका मास बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल है, उनका ही हम, उनके करस्पॉन्डिंग हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपका कार हो गया, पेन हो गया, आपका मोटरसाइकिल हो गया, जिसका भी कंसिडरेबल मास होता है, जिसको भी आप नेकेड आई से देख सकते हो, उसका कंसिडरेबल मास होगा और उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो उसके लिए वो एप्लीकेबल तो है, लेकिन वो हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज द वेवलेंथ इज सो स्मॉल। समझ में आ गई बात? H यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका? एक इलेक्ट्रॉन का, विच इज मूविंग with a speed, moving with a speed 1/10 of speed of light. हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का, which is moving with a speed which is 1/10 of the speed of light. Speed of light आप सबको पता है, सारी चीजें SI यूनिट में रख रहे हो आप। स्पीड किस में रखोगे? मीटर पर सेकेंड में रखोगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में रखोगे? केजी में, ठीक है। तो लैम्डा आएगा आपका किसमें? मीटर में।
फटाफट से निकालो। प्लैंक्स कांस्टेंट पता है ना क्या होता है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर 6.62 आपको वो सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो इसको 20/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है? 20/3 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1/10 ऑफ c, और c कितना होता है? 3 इंटू 10⁸, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7, ठीक है? लैम्डा क्या होता है? h/mv। तो 6.62 इसको मैं 20/3 लिख दे रही हूँ। 20/3 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन मास क्या हो जाएगा? 9.1 है तो मैं 9 ही लिख रही हूँ। अप्रोक्सीमेशन करना है क्योंकि हमें कैलकुलेशन क्या करना है, थोड़ा सा पास करना है। बिल्कुल सही, सही जवाब वल्लभी। 9 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁻7, ठीक है? अब ये हो गया आपका, ये चला गया 3 27 हो गया ये, ठीक है? 27 और ये भी 3 हो गया, ये हो जाएगा 20/80 इंटू 10 का पावर कितना, लगभग हो जाएगा आपका -10, तो ये हो गया आपका 1/4, मतलब नियर अबाउट 2.5 इंटू 10 का पावर -11 मीटर, ठीक है? बाकी जो चैप्टर में है ना, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग करना है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बाकी आपको बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये क्वेश्चन सॉल्व मतलब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आएगा। अदरवाइज इस चैप्टर में पूरा आपको हर जगह सिर्फ फॉर्मूले का ही खेल है, ठीक है? फॉर्मूला आपको पता चल गया कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है। फॉर्मूला तो बहुत सारे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है? और एक बार में नहीं आएगा, ठीक है? हम प्रैक्टिस करते करते समझ जाएंगे। फॉर्मूला तो है सारे, क्या कर सकते हो इसमें। अब देखो इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग ये आया हमारा लैम्डा। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैं एग्जांपल लेती हूँ एक कार का, ठीक है? तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ कार, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ कार of mass 200 kg, of mass 200 kg moving with a speed of 180 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या बोला था, ऐसा यूनिट में रखेंगे, मास तो केजी में है ही, ये किलोमीटर पर आवर में है। हमें लैम्डा किलोमीटर में नहीं निकालना, हमें किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करते थे बचपन में, याद है क्या करते थे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। हाँ सही, एक बच्चे ने आंसर बताया, वो सही है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 5/18 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब हम लैम्डा निकाल लेते हैं। 6.6 इंटू 10 का पावर -34 अपॉन ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 50। 200 इंटू 50 कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है? और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10 का पावर -28 मीटर। यही आ रहा है, ये 1000 है ना, ये ऊपर -38, सॉरी यही आ रहा है ना। अब देखो आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आया वो आया 10 का पावर -11 मीटर, ठीक है? और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आया वो आया 10 का पावर -38 मीटर, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग वेव तो बनेगी, लेकिन वो वेव इतनी नेग्लिजिबल होगी कि वो आप
अकाउंट में नहीं ले सकते, ठीक है। तो मतलब पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, सिर्फ उन्हीं का डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें मिलेगा, ठीक है। तो नोट करके इसके नीचे लिख दो इंपॉर्टेंट, पार्टिकल्स हैविंग नेग्लिजिबल मास, जिन पार्टिकल्स का मास नेग्लिजिबल होता है उनको बोलते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स पर ही डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डीबीएच जो है वो एप्लीकेबल है। सो डीबीएच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रो पार्टिकल्स दैट आर particles having negligible mass, that is for electron, proton, neutron, alpha particles etc, ठीक है। and for macro particles जिनका मास कंसिडरेबल होता है, जिनका मास आप कैलकुलेट कर सकते हो फिजिकली, उसके लिए डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है वो एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मैटर का अगर कोई मास है m and it is moving with velocity v, then उसकी corresponding kinetic energy क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। अब देखो आपको क्वेश्चन में अगर तो वेवलेंथ पूछ रहा है तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछ रहा है मतलब हम अगर निकालेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर ke इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मैं दोनों तरफ क्या करती है n से मल्टीप्लाई कर देती है, तो ये हो जाएगा m इंटू के इज इक्वल्स टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv, या फिर मैं लिख सकती हूँ कि mv इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, ये कहां से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। तो ये क्या हो जाएगा, m 2m ke इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू के, या फिर मैं कह सकती हूँ कि लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट कर लिया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, ये हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m के। ये आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया है देख लो कहां से आ रहा है ये, ठीक है। ये आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा। तो h बाई 2m के, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन गिवन है तो आप ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इस पे क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, अल्फा पार्टिकल का हैविंग काइनेटिक एनर्जी, किसका कैलकुलेट करना है, अल्फा पार्टिकल का हैविंग, जिसका काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 5 into 10 का पावर -8 जूल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल देखो h कांस्टेंट है, m हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, लैम्डा पूछ रहा है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4 AMU, ठीक है। और AMU को हमें किस में निकालना होगा, ग्राम्स में निकालना होगा। AMU को ग्राम में निकालने के लिए क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे किससे, 1 डिवाइड कर दो Na से, या फिर मल्टीप्लाई कर दो 1.67 into 10 का पावर -24 से। आया 1 by Na उतना ही तो बन रहा था, 1.66 into 10 का पावर -24। सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे जो भी थोड़ी दिक्कत आएगी सिर्फ कैलकुलेशन में आएगी, फॉर्मूला एकदम सीधे सीधे फॉर्मूला है, बोहर मॉडल ऑफ एटम को छोड़ दो उसके बाद। So basically alpha particle is what, positively charged helium ion। तो अल्फा पार्टिकल का मास जो हो जाएगा वो 4 AMU हो जाएगा, या फिर मैं कह सकती हूँ 4 by Na लिख दो, 4 by Na लिख दो, या फिर ये भी डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1.67 into 10 का पावर -24, ठीक है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h 6.62 into 10 का पावर -34 अपॉन, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है,
2 into 4 into 1.66 into 10 का पावर माइनस 24 into 5 into 10 का पावर माइनस 8। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपको। एक और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। अब हमें रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ वेवलेंथ किसका निकालना है? ऑफ अल्फा पार्टिकल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू द प्रोटॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का। इफ द रेशियो ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी इज 1:4। वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर दिस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें रेशियो में आपसे आंसर पूछ रहा होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे। देखो फॉर्मूला में h का सब क्या है, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ क्या बच जाएगा, m और k। ठीक है, तो अंडर रूट में हो जाएगा और इनवर्सली है तो λ1 by λ2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ m2 ke2 अपॉन m1 ke1। जल्दी से सॉल्व करो। देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। इतना तो पता है कि प्रोटॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का जितना भी मास होता है उसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। इतना तो पता होगा ना। ठीक है, 4:1 इज रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे आप देखें, मुझे पता है कहाँ गलती कर रही हूँ। लैम्डा अल्फा टू लैम्डा प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ m प्रोटॉन के ई प्रोटॉन अपॉन m अल्फा के ई अल्फा, यही हो जाएगा 16:1। वाह, सब गलत बता रहे हैं। ये हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इतने में? m अल्फा टू m ऑफ प्रोटॉन 1:4 गिवन है। वंशित, वेरी गुड। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन जितना भी होगा अपॉन 4 क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन ये हो जाएगा अल्फा। और केपी हमें क्या करना है, प्रोटॉन का किससे, अल्फा से, तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4:1। तो कितना हो गया, ये एमपी एमपी कट गया, 4 से 4 कट गया, 1:1 आ गया ना आंसर। लक्ष्य अभी भी 1:4 बता रहे हो। ये के ई क्या है, ये रेशियो है अल्फा इज टू प्रोटॉन का रेशियो, और ऊपर क्या है, प्रोटॉन इज टू अल्फा का रेशियो आया है, तो 1:1 हो जाएगा। आगे समझ में बात। ऑप्शन में 1:4 भी होगा, 4:1 भी होगा, 1:1 भी होगा, 16:1 भी होगा। ठीक है, सब अलग अलग निकालिए। अब आते हैं एक एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ, देखो दो तरह से निकालिए हमने। अगर हमें लैम्डा दिया रहेगा तो हम सीधे फॉर्मूला, लैम्डा पूछ रहा होगा और मास गिवन होगा और वेलोसिटी गिवन होगा, तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h by m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा तो हम क्या लगा देंगे, h by अंडर रूट ऑफ 2mk। ठीक है, अगर हमें वोल्टेज गिवन, ठीक है, वोल्टेज गिवन है तो वोल्टेज को जो रिलेट किया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ को वोल्टेज से रिलेट किया था एक साइंटिस्ट ने। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने एक्चुअली, डेविसन एंड जर्मन ने। ठीक है, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत सिंपल सा, जो हमें पता है, सिर्फ हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के नाम से हम पढ़ते हैं इसको, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन और जर्मन ने क्या किया था, एक सेटअप लिया था जिसमें हमने देखा था जैसे कि हमारा जो कैथोड प्रोड्यूस होता है ना, वही वाला डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें कैथोड और एनोड, और उसको क्या किया था, वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव से करें, पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव से, तो नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है,
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आपने V वोल्टेज दिया, V वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स इज व्हाट V, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, अब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, अब इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। ये सारा फिनोमेना क्लियर है सबको, ये फर्स्ट क्लास में ही हो गया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितने का लगाया, V वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, V वोल्टेज लगाया हमने, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागा, ठीक है। भागेगा, मास है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी इसके पास, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगा, अगर Q यूनिट का चार्ज है और उसको V वोल्टेज अप्लाई किया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV, QV, EV, EV बोलो या फिर QV बोलो, क्योंकि Q यहाँ पे 1E है, ठीक है। तो Q1 Q2 by R square is not kinetic energy, that was K Q1 Q2 by R square, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आई, मतलब एनर्जी जो आई वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी, और कितनी आएगी, Q into V, एंड दैट इज, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ तो वो हो जाएगा E into V, मतलब EV, ठीक है। और हमने क्या देखा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2mke, ये देखा था इससे पहले। तो मैं ke की जगह क्या लिख सकती हूँ, EV लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत, के की जगह EV लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m EV, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मूला, दिख रहा है सबको, यहाँ पे क्या आ गया फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m EV, हो गया ना। ये किसकी करस्पॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग, तो मास किसका लेंगे, हम इलेक्ट्रॉन का ही लेंगे, ठीक है। अगर मैं कोई भी, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया था, अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था, अगर मैं कितना भी चार्ज प्रोड्यूस करूं, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करूं जिसके ऊपर Q चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला लैम्डा हो जाएगा H अपॉन अंडर रूट 2 उस पार्टिकल का मास और यहाँ पे Q इंटू V, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये किसके लिए, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए है, तो मास भी उसी चार्ज पार्टिकल का होगा, ये इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास भी इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। 90% ऑफ द केसेस में आपसे जो पूछा जाएगा वो या तो अल्फा पार्टिकल पूछा जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, और कोई चार्ज पार्टिकल नहीं पूछा जाता। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या करते हैं, हम इसको उसमें निकाल लेते हैं, क्योंकि H कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए M कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या हो गया, सिर्फ V हो गया, ठीक है। और जब हम इसका सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, सारे चार्ज पार्टिकल के लिए तो यही आप लगाओगे, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन में मैंने सारी वैल्यूज रख दी, 2 रख दिया, M कितना हो गया, 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31, ये रख दिया 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और V सारा सॉल्व किया तो जो लैम्डा आएगा इसके करस्पॉन्डिंग हुआ जाएगा 150 बाय V, ठीक है। और ये जो लैम्डा आएगा वो आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो हमने एक सिंपल फॉर्मूला बना लिया कि फॉर इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी अदर चार्ज पार्टिकल आता है तो हम ये वाला वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर इलेक्ट्रॉन इट विल ऑलवेज बी अंडर रूट ऑफ 150 बाय, लैम्डा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। तो ये था डेविसन एंड जर्मन का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, नाम याद होना चाहिए सिर्फ, और ये फॉर्मूला। तो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना सीख लिया, एक तो मास और वेलोसिटी गिवन होगा तब, दूसरा जब काइनेटिक एनर्जी गिवन होगा तब, और तीसरा जब उसमें हमने V वोल्टेज अप्लाई किया था, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। 3 फॉर्मूले देख लिया हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ
डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन when placed under same potential difference, ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस में उसको प्लेस किया, तब रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा, मतलब हमने डी को सेम कर दिया। अब डिफरेंस किस में आएगा, एक एम में और एक क्यू। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है, व्हाट इज द क्यू फॉर अल्फा पार्टिकल, टू ई, ठीक है, एंड क्यू फॉर प्रोटॉन इज ई। +2 नहीं बेटा, चार्ज के टर्म से बात करें ना तो ई आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, एच और एच तो कैंसिल हो जाएगा और इनवर्स है, तो ये हो जाएगा 2mp इंटू v अपॉन 2, मतलब qv qpv, और ये हो जाएगा 2m अल्फा q अल्फा v, v से v कैंसिल, q से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, mp कितना है हमारा, mp इंटू e अपॉन ये कितना हो जाएगा 4mp इंटू 2e, कितना हो जाएगा 1/√8 या 1/1:2√2। उल्टा क्यों कर रहे हो, m अल्फा का m प्रोटॉन से निकालना है ना, तो 1:2√2 होगा। ये देखो इनवर्स है, m प्रोटॉन ऊपर जाएगा और अल्फा नीचे आएगा, यहाँ 1:2√2 होगा। 1:2√2 आया किसी का, एक बार क्रॉस चेक करो, 1:2√2 आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन wavelength of an electron when accelerated from rest to potential difference of 1.5 volt। रेस्ट से एक्सेलरेट करके उसको कहाँ पे लेकर गए हम, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लैम्डा इज कमिंग इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो मैंने एक वर्ड यूज किया है कि इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब ओरिजिनली उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है, और बाद में कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, हम क्या करते हैं सिर्फ 1.5 ईवी हो जाएगी बाद में काइनेटिक एनर्जी। आगे बात समझ में, पोटेंशियल को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, ईवी कर देते थे, वी से ईवी कर देते थे, तो पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1.5। अगर मैं बोलूं कि पहले उसका पोटेंशियल डिफरेंस था 0.5 वोल्ट और उसको हमने बाद में एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 1.5 वोल्ट का, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले उसका ऑलरेडी वो रेस्ट पे नहीं था, पहले ऑलरेडी मोशन में था विद इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 वोल्ट, बाद में हमने उसको एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 1.5 वोल्ट का, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अरे बताओ यार, 2 ईवी हो जाएगी ना, रूट कहां से पहुंच गए, मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बात कर रही हूँ, ठीक है, 2 ईवी हो जाएगी, और 2 ईवी के करस्पॉन्डिंग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस 1.5 कितना 2 वोल्ट, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, रेस्ट से कर रहे हैं या ऑलरेडी इन मोशन से कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इसके लिए। तो लिखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
हमें डीवीडब्ल्यू निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 6 eV का एंड उसको एडिशनल काइनेटिक एनर्जी हमने प्रोवाइड कर दिया, मतलब उसको एडिशनल एक्सेलरेट कर दिया, इज एक्सेलरेटेड थ्रू potential difference of 4 volt. रूट 15, वेरी गुड, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इसके पास 6 eV थी, अब फील्ड की वजह से भी कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू फील्ड कितनी हो जाएगी, 4 eV, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 4 eV, दैट इज 10 eV। अब 10 eV हो गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 V का, और हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 बाई वी, तो 150 बाई 10 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकाला था, डुअल नेचर को कंसीडर करके, है ना। जबकि बीएमए बोहर मॉडल ने क्या कंसीडर किया था, कौन सा नेचर कंसीडर किया था, ये रिपीट कर दूं, बता दो, ये वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ। बोहर मॉडल वाज पार्टिकल नेचर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में बोले थे कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास इनिशियली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मोशन में था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी। आपने एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया उसको कितने का, 4 वोल्ट का। अब इस 4 वोल्ट से काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रॉन में, तो 4 वोल्ट इंटू ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कितना हो गया 4 eV, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अब इसके पास कितना हो गया 10 eV, ठीक है। अब 10 eV के करस्पॉन्डिंग जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवरऑल हो रहा होगा, ये तो लगा रहे थे, अब इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया होगा 10 वोल्ट। सिंपल, अब फॉर्मूला लगा दिया हमने, लैम्डा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 150 बाई, ठीक है। अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम निकालेंगे, क्वेश्चन है calculate the de Broglie wavelength of an electron in second orbit of Li plus 2 ion। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, बीएमए को रिलेट कर रहे हैं किससे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। हमें सिर्फ क्या करना है, एन की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी इसकी, बी निकालेंगे ना, लैम्डा क्या हो रहा था H अपॉन mv, मास ऑफ लिथियम आयन हमें पता है कितना होता है, मास ऑफ लिथियम आयन कितना है 7 AMU, ठीक है। H हमें पता है, यहाँ पे हम B की वैल्यू क्या रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, क्या होता था, याद करो Bn का फॉर्मूला, Bn का निकालेंगे 2.18 into 10 raised to power 8 Z by n, याद आया, हाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, सॉरी यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, सॉरी यहाँ पे Z की वैल्यू डालेंगे, उधर तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, ऐसे होगा। अब मान लो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ कि क्वेश्चन है de Broglie wavelength of electron in second orbit of lithium ion will be equal to, ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए है आपका n equals to 3 of H atom, B है n equals to 4 of C plus 5 ion, C है n equals to 6 of Be plus 3 ion, और D है n equals to 3 of helium plus। क्वेश्चन समझ में आ गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, वो किसके बराबर होगा इन सब में से,
देखो एच लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले लिख लो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। लैम्डा क्या है? एच बाई एम बी। एच तो सब में सेम होगा, एम बी क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे सब में। क्या आ रहा है आपका? बी आ रहा है, हाँ बी ही होगा, बी सही। मतलब क्या है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? या फिर मैं कह सकती हूँ कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो क्या था? z बाई एन। v क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाई एन, तो ये क्या हो जाएगा? n बाई z। अब देख लो सब में n बाई z किसमें? लिथियम में n बाई z कितना आ रहा है? 2/3। इसमें कितना आ रहा है? 3/1। इसमें कितना आ रहा है? 4/6। 4/6 कितना होता है? 2/3 तो होता है, तो ये है। इसका देख लेते हैं 6/4, ये नहीं है। इसमें देख लेते हैं 3/4, ये भी नहीं। आगे बात समझ में? तो ऐसे क्या कर सकते हैं? किसी को भी इंटर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार कर लेते क्वेश्चन आपके टेस्ट में कौन से। डी ब्रोगली वाला तो जितना हुआ होगा वो क्लियर हो गया होगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? मेडिकल या नॉन मेडिकल? बताओ डाउट कौन कौन से थे क्वेश्चंस के। नहीं तो मैं अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टार्ट कर देती हूँ, अगर डाउट्स हो गए तो। 26 क्वेश्चन, विच बैच? मैं उसका बता देती हूँ। 60 इन बोहर्स ऑर्बिट NH upon 2π indicates, मैंने क्या बोला था? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h upon 2π का, ठीक है। तो क्या NH upon 2π क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम कर रहा है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? MVR। क्वेश्चन नंबर 71, ये आपका गलत क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 71 ये पीरियोडिक का क्वेश्चन आ गया। इस बार थोड़ा टेस्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे लग रहा है इधर उधर के क्वेश्चन आ गए, कोई बात नहीं। 72 क्या बोल रहे हैं? given hydrogenic atom Rn Vn En K for it stands for this, हमें इन सबकी वैल्यू बतानी है। सबकी वैल्यूज पुट कर दो ना। in NH orbit find the value of U, V, X and Y। अच्छा X और Y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। U की वैल्यू क्या हो जाएगी? Vn क्या होता है? 2.18 into Z by N, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता था? What is the kinetic energy? Kinetic energy is MVR is equals to क्या होता था? K Q1 Q2 by R। हाफ mv स्क्वायर। तो A हो जाएगा आपका -2। अच्छा Vn इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने तो बताया ना पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी। बताया था ना मैंने क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या था? सिर्फ साइन का फर्क था, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 1:-2:1, ठीक है। ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो बस वही है, ठीक है। इस बार जो टेस्ट में आपका इस संडे को तो नहीं, नेक्स्ट संडे होगा ना, तो गैसेस डाल देंगे, गैसेस डाल देंगे और मोल 2 डाल देंगे और ये डाल देंगे, एटॉमिक डाल देंगे, ठीक है। एटॉमिक पूरा हो जाएगा फिर, ठीक है। मोल 2 गैसेस एंड एटॉमिक, एटॉमिक विल बी कंप्लीट। और गैसेस जितना हुआ है और मोल 2 मतलब आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला है। मोल 1 नहीं डाल रहे, मोल 2 डाल रहे, मतलब रिडॉक्स वाला डाल रहे, रिडॉक्स गैसियस और एटॉमिक। गैसेस कंप्लीट हो गया।
चलो तो फिर मोर टू मैं देख लूंगी जैसा भी बनेगा आपका वैसे डाल देंगे। अभी के लिए तो इतना ही है, जो आपका टेस्ट बनेगा सिलेबस वो आ जाएगा उस पे ग्रुप पे, ठीक है। और बताओ भास्कर वाले पेपर में और किसी में डाउट? पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 31 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहा है। यार ये तुम लोग का ये सारे क्वेश्चंस कैसे आ गए हैं? अभी तुम्हारा एटॉमिक तो हुआ नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो, ठीक है। तो मतलब दोनों डेल्टा एच को माइनस कर देंगे। हाँ ये तुम लोग का शायद गलत आ गया था इस बार, एक मतलब काफी गलती हो गई थी इस बार क्वेश्चन पेपर में। 31 इज नॉट रेलिवेंट। और पूछो टेस्ट 1 में 28, पेपर 1 में 28। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम? स्ट्रेंथ इज व्हाट? ग्राम पर ml, ठीक है। तो ग्राम पर ml में हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो मतलब ये S भी सही है, ठीक है, A भी सही है, B भी सही है और G भी सही। मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट वो भी सही है, ठीक है। सारे A B D सही है। ग्राम पर ml आप इसको यूनिट से कर लेना सॉल्व। नेक्स्ट 21 पेपर 1 में ही ना, आयु पैक का मत पूछना अभी। हाँ ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ गया है? गलत है ये, तुम्हारा उल्टा सीधा हो गया। ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है तुम लोगों ने। नेक्स्ट अभी जो ये वाला पेपर आएगा ना, इसमें हम पेपर अच्छे से देख लेंगे, कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं 3-4 क्वेश्चन देख लिए मैंने। अब क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मुझे तुम लोगों को बताना था, लेकिन मैं सिर्फ बता दे रही हूँ, सुन लो कान खोल के। 22 कौन से क्वेश्चन का? 22 ये भी गलत क्वेश्चन है। पेपर 1 का 22 भी गलत है। तुम लोग का गलत पेपर आ गया था।